हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आर्थिक समीक्षा 2020-21। चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट हो, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो है बजट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए आर्थिक समीक्षा से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। 2020-21 का जो फोकस बिंदु रहा आर्थिक समीक्षा का, वो रहा कोविड-19 महामारी से नुकसान और प्रभाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी 2021 को इकोनॉमिक सर्वे जो है वह पेश किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और जो इसका थीम और विषय रहा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, वो रहा जीवन और आजीविका की सुरक्षा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समीक्षा संबंधित जो है यहाँ पर हम लोग अब मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। आर्थिक समीक्षा में वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020 में 3.5% की कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे में समृद्धि पर बल दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण रिकवरी में 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी का अनुमान लगाया है। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। तो यह 17 वर्षों में पहली बार हुआ है जो कि चालू खाता जो है वो सरप्लस है, जीडीपी का कितना 2% के बराबर होने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट है आपूर्ति में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ग्रास वैल्यू एडेड की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.9 था। वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा के क्षेत्र में क्रमशः जो कमी हुई है, तो उद्योग के क्षेत्र में 9.6% और सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में 8.8% की कमी हुई है। इक्विटी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश में भारत सबसे पसंदीदा देश रहा। किसमें? इक्विटी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। कुल एफडीआई प्रवाह जो है वह $9.8 बिलियन रहा, जो कि नवंबर महीने तक की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, यानी नवंबर जो महीने में जो रहा है एफडीआई का प्रवाह वह $9.8 बिलियन रहा। भारत में उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश रहा। राज्य के अंदर तथा दो राज्यों के बीच आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह जो है वह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इस वर्ष चालू खाता जो रहा वह सरप्लस रहा जीडीपी का 3.1%। इस बार वाणिज्यिक निर्यात में 21.2% की कमी, जबकि वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी आई है। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है और जीडीपी के अनुपात में विदेशी जो कर्ज है वह मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हो गया। भारत 6 दिन में सबसे तेज़ी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश का जो है वो देश पहला देश बना है। 10 लाख टीका लगाया है कितने दिन में? 6 दिनों में। बाय द वे जो करंट सिचुएशन चल रही है आज की डेट 23 अप्रैल, वह जो है काफ़ी भयानक है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड रहा भारत की आर्थिक समीक्षा के हिसाब से कि 6 दिन में 10 लाख टीका लगाने वाला देश रहा अपना भारत। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अपने पड़ोसी देशों और ब्राज़ील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन गया। ठीक है, तो भारत किसको? ब्राज़ील को। नेक्स्ट पॉइंट है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे संप्रभु रेटिंग कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया। और भारत की राजकोषीय नीति रविन्द्रनाथ टैगोर को की एक निर्भय मन की जो है वो धारणा को स्पष्ट करती है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% होने से जो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 65% से घटाकर 35% का अनुमान लगाया गया है। नॉनवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत पहली बार नॉनवेश इंडेक्स में शीर्ष देशों के क्लब में यानी 50 शीर्ष देशों के क्लब में जो है वो शामिल हो गया है। देश में पेमेंट भागीदारी 36% से बढ़ाकर अधिक करने पर जोर देनी चाहिए, यह बात आर्थिक समीक्षा में कही गई है। जीएसटी की शुरुआत के बाद से लेकर 3 माह में जो मासिक जीएसटी संग्रह है वह 1 लाख करोड़ की आंकड़े को पार कर गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि जीएसटी जो संग्रह है वह 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को जो है पार कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आंकड़े को छू गया है। तो 8 जनवरी तक रिपोर्ट है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 586.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर है उसके आंकड़े को छू गया। ठीक है, कितना 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण सेवा अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.7 रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5 था। जून से दिसंबर के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.2% से 11% रही, जो कि पिछले वर्ष की इसी की अवधि में 0.3% से 7.6% थी। तो इस बारी कितनी है 3.2% से 11%। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई है। जीबीए से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को देखने को मिली है, जो 2015-16 में 14.7% रही। उसी की गिरावट के साथ यानी 14.7% की गिरावट के साथ 2013-14 में जो रही वह 17.7% से 2018-19 में 16.4% पर आ गई। यानी जीबीए से जुड़े जो सकल पूंजीगत निर्माण रहे उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि 2015-16 में 14.7% रहा। 2018-19 की अगर बात किया जाएगा तो 16.4% रहा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 2013-14 से वो जो है 2018-19 में 16.4% पर आ गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह फैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वह -7.7% होगी। ठीक है, तो आप देखे होंगे जब कोविड-19 के कारण जो जीडीपी आई थी, स्टैटिस्टिकल सर्विस जो रिपोर्ट निकाली गई थी तो वह माइनस कितनी थी 23%। ठीक है, समथिंग। तो यह जो है अब जो धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, यानी धीरे धीरे जो है वो जीडीपी ऊपर जाएगी। तो ये माइनस हो गया है कितना, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा है कि 7.7% माइनस। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर होगी वह 3.4%। तो ये ही प्लस में है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी है वो प्रतिशत में, बाकी आप देख रहे हैं माइनस में है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उद्योग क्षेत्र में देखेंगे तो -9.6% है और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर -8.8% है। तो आपको याद रखना है कि जीडीपी की जो वृद्धि दर होगी -7.7%, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4%, ये पॉजिटिव है। बाकी नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल में भी नेगेटिव में है 9.6% माइनस, सेवा क्षेत्र में भी -8.8% है। फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय जो घाटा है वह 3.5% है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वह जो है 6.6% है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा दे रखा है फैक्चुअल, इसको याद रखना है आपको, इसी में पॉइंट में आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है वो 6.6% है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक -0.1% है। और विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक अपडेटेड वो है 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी दर होगी वह 11% है, और भारत की सांकेतिक जो जीडीपी दर होगी वृद्धि दर वह 15.4% होगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों केंद्रीय आम बजट 2021-22। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। तो आइए हम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय आम जो बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस वर्ष जो है यानी पेश किया गया। तो यह तीसरी बार लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस वर्ष की जो खासियत रही वह रहा कि जो बजट रहा वो पूरी तरह पेपरलेस रहा, यानी जो स्पीच दे रही थी संसद में बजट पे, तो एक टैबलेट लेकर के जो है बजट दे रही थी। बाकी हर साल आप देखे होंगे जब बजट आता है तो संसद में जो है एक खर्रा लेकर के अपना स्पीच देती हैं, लेकिन इस बार जो रहा बजट वह पेपरलेस रहा पूरी तरह, यानी इन्होंने टैबलेट लेकर जो है अपना स्पीच दिया कि बजट में क्या क्या है इस बार। तो इस बजट में पूंजीगत व्यय को यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 4.39 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट 2021-22 का बजट जो रहा वह प्रमुख 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो 6 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से वह प्रमुख स्तंभ हैं। तो पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन संचार, पांचवा है नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, और जो छठा पॉइंट है वह है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, दैट इज मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम, यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं देखते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 13% से ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 6 स्तंभों में से पहला जो कि आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। अब यह जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि आत्मनिर्भर योजना के तहत 6 साल में जो अमाउंट एक्सपेंस किया जाएगा यानी खर्च किया जाए वो 64,180 करोड़ रुपए है। तो यह पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र की स्थापना भी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 2,87,000 लाख करोड़ यानी 2.87 लाख करोड़ का मतलब है कि 2,87,000 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसे 5 वर्षों में घरों में जो है वो कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। तो जल जीवन जो मिशन है उसके तहत जो अमाउंट है वह 2.87 लाख करोड़ रुपए है। बजट 2021 में मिशन पोषण 2 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन 2 का शुभारंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट में से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष। अब यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो
यानी जो पर्सनल जो यात्री वाहन हैं उनके लिए जो है वह 20 वर्ष है, जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए 15 वर्ष का समय है। कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कौन सी स्कीम है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दैट इज़ PLI के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा 7 जो टेक्सटाइल पार्क हैं वह 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा अगर जाता है वो कितने टेक्सटाइल पार्क होंगे, तो 7 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितनी परियोजनाओं तक? 7400। इसके अलावा राष्ट्रीय इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार नई इन्फोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी। निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। बजट 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपए देखा गया है, जो साल दर साल 34.5% है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इनविट प्रायोजित किया है और इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें जो है वो हस्तांतरित की जा रही हैं। संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्रीकरण किया जाएगा। TAI-2 यानी 2-3 शहरों में AAI हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों का भी विमुद्रीकरण किया जाना है। भारत माता परियोजना के तहत, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट 2021-22 में भारत माता परियोजना के तहत कितना जो है वो सड़कें जो है, कितनी सड़कें जो है वो मतलब कि बजट में मेंशन है। तो जो मेंशन है भारत माता परियोजना के तहत वह 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें जो है वो तैयार करना है। 7,000 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इनविड को हस्तांतरित किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 9.8% और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8% रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वह कितना अनुमानित है? तो 9.8%, जबकि 2022 के लिए 6.8% रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएंगी। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण कर लिया गया है। यानी जो आपको यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ब्रॉड रेल मार्ग हैं उनका जो टारगेट है 100% विद्युतीकरण करने का, वह किस वर्ष तक है? तो आपको याद रखना है दिसंबर 2023 तक, यानी 2023 के अंत तक जो है वह 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति से करोड़ रुपए जुटाने तक का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के निपटने के लिए जो अमाउंट प्रस्तावित है वह 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अन्न पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके मिशन पोषण 2 का शुभारंभ किया जाना है। तो आपको याद रखना है कि बजट 2020
बजट 2021-22 के हिसाब से, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। तो बजट 2021-22 के अनुसार जो पोर्शन 2 है, ठीक है, जो पोर्शन 2 है उसमें किसका किसका विलय करके जो है ये पोर्शन 2 बना है। तो आपको याद रखना है अन्नपूरक पोषण कार्यक्रम प्लस पोषण अभियान। पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए आकांक्षित जिलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी। बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए जो है 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो याद रखना है कि जो रेलवे का बजट है भारतीय रेलवे के लिए, बजट 2021 में कितना अमाउंट है, तो 1.1 लाख करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। कुल खर्चों में से 1,07,100 करोड़ रुपए 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी बेचने का जो है वो, यानी हिस्सा जो है वो बेचने की भी जो है इन्होंने बात कही है किसमें, बजट 2021-22 में LIC, ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र में FDI अब 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है कि FDI की जो आंकड़ा है वह कितना प्रतिशत है। आपको याद रखना है कि 74% कर दिया गया है, जो कि 49% पहले था, इसको बढ़ाकर 74%, ठीक है। सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन की परियोजना की शुरुआत भी की गई, घोषणा की गई है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई जो है वो गैस पाइपलाइन की परियोजना भी शुरू की जाएगी। इसकी घोषणा की गई है बजट में। केंद्रीय सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया गया है, वह है 16.5 लाख करोड़ रुपए। धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि जो है 2020-21 में वह 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना को लाभान्वित करने की अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा भी की गई है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है। स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए इसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट पॉइंट है 50 लाख, कितना है, 50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा। यानी जो स्मॉल कंपनी होंगी उनकी जो लिमिट होती थी, यानी जो उनका पूंजी दो आधार होता था, यानी जो कैपिटल, यानी जो शेयर कैपिटल, ठीक है, जो शेयर कैपिटल होता था वह कितना होता था, तो शेयर जो कैपिटल होता था किसी स्मॉल कंपनी की स्टार्टिंग के लिए वो 50 लाख, लेकिन अब इसका जो आधार है वह 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर कर दिया गया है। यानी जो 2 करोड़ रुपए तक का जिनका पूंजी आधार होगा वह छोटी कंपनियों में गिना जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल कंपनी के लिए जो अमाउंट लिमिट है वह 2 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.7 लाख करोड़ रुपए रखी गई हैं 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने संशोधित सुधार आधारित परिणाम आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरुआत करने की दिशा में बजट में 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। कितना अमाउंट है, 3.60 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो
तो आपको याद रखना है कि डिजिटल पेमेंट के लिए, यानी डिजिटल पेमेंट को जो इंसेंटिव देने के लिए जो 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ठीक है, इंसेंटिव है, ठीक है, बढ़ावा देना है। जैसे कि कोई ऐप आता है जैसे कि गूगल पे हो गया, इन सब में जो इंसेंटिव यानी जो कैशबैक मिलता है वो कहाँ से आता है, इसी बजट से जाता है। इसी हिसाब से ठीक है कि 1500 करोड़ रुपए निवेश किया गया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद यह भारत में परिवहन, खाद्य वितरण जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और आईटी और सॉफ्टवेयर फर्मों में अनुबंध श्रमिकों के अलावा 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा, ठीक है, सॉरी ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बंगाल असम की चाय श्रमिकों के लिए कितना अमाउंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बंगाल असम के चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है बजट में। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% रहा, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 अनुमानित है। तो आपको याद रखना है कि बजट 2020 यानी 21-22 के हिसाब से जो फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय जो घाटा इस वर्ष का वह कितना है, तो आपको इतना ही याद रखना है, 6.8% है। कितना राजकोषीय घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का कितना है, तो 6.8%, इतना ही आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगामी जनगणना भारत की पहले डिजिटल जनगणना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो बजट में अमाउंट आवंटित किया गया है पहली डिजिटल जनगणना के लिए, तो इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहली डिजिटल जनगणना है, तो बजट का जो अमाउंट है वह 3768 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त वर्ष 2021 में 30,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़कर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 जो प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र के विकास की घोषणा भी की गई है, ठीक है। 5 प्रमुख मत्स्य पालन, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट 21-22 के हिसाब से कितने जो मत्स्य पालन केंद्रों का डेवलप किया जाएगा, तो आपको याद रखना है 5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आपको याद रखना है कि बजट 2021-22 के अनुसार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा वह कहाँ किया जाने की घोषणा की गई है, तो लेह लद्दाख में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 22 और ख़राब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई जा रही। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन जो ग्रीन है वो किससे संबंधित है, ख़राब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए। उद्यमी क्षमता अनिवासी व्यक्ति अब जो है 182 दिनों में से जो 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हुए बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनियों की ओपीसी को स्थापित करने में सक्षम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वह जो दिन है वो कितना है, तो वो है 182 दिनों से अब क्या कर दिया गया 120 दिन, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ, इस वर्ष जो बजट है उस बजट में आम करदाताओं के टैक्स स्लैब में किसी तरह का भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। रिटर्न जो फाइल है 2014 के आंकड़ों जो कि कितने थे 2014 में 3.3 करोड़ थे, जो कि बढ़ कर के बजट के हिसाब से इस वर्ष जो हो गए हैं अनुमान जो लगाया गया है वो दुगना हो गया है 2020 में। लगभग 6.48 करोड़ यानी 6 करोड़ 48 लाख लोगों ने जो है वो रिटर्न फाइल किया है, ठीक है। रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी वो टैक्स पे ही करें, ठीक है। तो ये रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या जो है वह 6.48 करोड़ हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए जो आयकर रिटर्न है
वो दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वर्ष जो बजट में घोषणा की गई है वरिष्ठ नागरिकों की लिए कि उनको जो है आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कितने वर्ष की उम्र का है व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक, वो अगर 75 वर्ष से अधिक अगर उसकी आयु है तो उसको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो ये वरिष्ठ, अगर बात की जाए जो वरिष्ठ नागरिक हैं 60 जो अब हो जाते हैं वरिष्ठ नागरिक, और उन वरिष्ठ नागरिकों में अगर उनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उनको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिटर्न फाइल करने की उनको ज़रूरत है जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज जो है वो इनकम है, जिनकी इनकम जो है पेंशन से होती है या कोई अमाउंट बैंक बैलेंस है उस पर कोई ब्याज मिल रहा है, ब्याज से इनकम हो रही है, तो उस पर जो है इनको रिटर्न दाखिल करने के लिए छूट का भी प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर 75 वर्ष से अधिक है तो उनको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, आय को छुपाने के लिए, आयकर को आप छुपा रहे हैं तो आय छिपाने के साथ गंभीर कर चोरी के मामले में फिर से खोलने की जो समय सीमा है वो 4 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। यानी अगर आपने इनकम टैक्स पेमेंट नहीं किया है, अगर बाद में अगर पता चलता है गवर्नमेंट को, अगर वह मामला जो है अगर गवर्नमेंट अगर पीछे का अगर आपसे हिसाब लेना चाहे तो अगर वो 3 साल, ठीक है, यानी अगर 3 साल से अधिक है तो आपसे कोई इंक्वायरी नहीं कर पाएगा टैक्स छुपाने, क्योंकि ये पहली समय सीमा 6 साल थी। ठीक है, तो अब इसकी समय सीमा घटाकर 3 साल कर दी गई। यानी 3 साल से अगर पीछे का कोई हिसाब है तो गवर्नमेंट क्या है, कर चोरी के मामले में आपको जो है सवाल नहीं कर पाएगी। ये है आय को छिपाने के लिए। ठीक है, तो 6 साल पहले थी, यानी 6 साल का रिकॉर्ड पहला आपका देख सकते थे, लेकिन अब 6 साल घटा कर उन्होंने 3 साल कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान जो है वो 10 वर्षों तक की होगी। एक वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए जो अवधि है उसका प्रावधान 10 वर्षों तक होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 50 लाख रुपए तक और 10 लाख रुपए आय जो है उसके करदाताओं की जो कर योग्य आय के लिए विवाद अगर कोई समाधान है तो नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की उसके लिए स्थापना की जाएगी। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी वहाँ पर जो विवाद का समाधान किया जाएगा तो उसकी जो लिमिट है वह है 50 लाख रुपए तक और 10 लाख आय रुपए तक। ठीक है, यानी कि अगर इनकम यानी सैलरी जो इनकम है आपकी अगर वो 10 लाख की है तो उसमें, और अगर कोई 50 लाख का अमाउंट, ठीक है, तो कि सैलरी जो होती है इनकम, ठीक है, तो अगर सैलरी आपकी 10 लाख तक उसका हिसाब, अगर कोई बिजनेस है तो 50 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना। तो ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विवाद से विश्वास जो योजना है उसके तहत जो 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए के कर को निपटाने के लिए इन्होंने यह विकल्प चुना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट पॉइंट है सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो होम लोन के लिए जो ऋण है उसका जो ब्याज है उसमें अमाउंट जो प्रदान किया गया है छूट का वह 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऋण के ब्याज में। नेक्स्ट पॉइंट है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कब तक है। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 तक है।
यानी नेक्स्ट ईयर तक। स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए वार्षिक जो रसीद की छूट सीमा है वह 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी गई है, तो 10 करोड़ रुपए। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है। तो याद रखना है आपको कि 5 वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव जो है वो किया है बजट 2021-22 में। नेक्स्ट पॉइंट, नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पॉइंट आप समझते होंगे जो सैलरीड इनकम वाले होते हैं, यानी जो नियोक्ता का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं और ये जो एम्प्लॉय कर्मचारी हैं, जैसे कि जो पीएफ अमाउंट लास्ट में जो रिटायर होने पर जो मिलता है लोगों को, तो सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता रहता है, ठीक है। तो जितना अमाउंट सैलरी से कटता है उसके बराबर ही जो है वो एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा पीएफ में डालता है और सैलरी से जितना अमाउंट कटता है, तो ये जो पैसा बराबर कटता रहता है और जमा होकर लास्ट में इकट्ठा जो मिलता है पैसा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो जमा कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, मान लो सैलरी से 1,000 कट रहा है, 1,000 यहाँ भी और 1,000 एम्प्लॉयर, तो 2,000 जो पीएफ में आ रहा पैसा, तो जो 1,000 जो पैसा कट रहा है यहाँ पर 1,000 रुपये, तो उसके अगर बात की जा रहा है कि पीएफ में योगदान की देर से जमा, अगर जो टाइम लिमिट है अगर उसके बाद ये जमा करते हैं एम्प्लॉयर, तो इनको जो छूट मिलती है वह इनको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता 1 और वर्ष बढ़ाई गई है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि स्टार्टअप के लिए जो कर में छूट की लिमिट है, ठीक है, वह जो है 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट कब तक है, 31 मार्च 2022 तक, यानी 1 वर्ष और बढ़ाई गई है। तो कब तक है, 31 मार्च 2022 तक। प्रोविडेंट फंड दैट इज पीएफ में कर्मचारी योगदान की देर से जमा के लिए नियोक्ताओं को कोई कटौती नहीं, वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाया जाएगा। थ्रेश होल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए की कारोबार वाली छोटी कंपनियां होंगी, ठीक है। इन जो थ्रेश होल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ वाली हैं और 20,000 करोड़ के बराबर वाली जो का छोटी कंपनियां हैं वो जो है यानी 20,000 करोड़ रुपए जो लिमिट और जो थ्रेश होल्ड जो शेयर कैपिटल है 2 करोड़, तो इनको जो है स्मॉल कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बजट 2021-22 में जो सैनिक स्कूल जो स्थापित किए जाएंगे वो कितने हैं, तो आपको याद रखना है 100, ठीक है। और वो भी गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो सैनिक स्कूल जो स्थापित किए जाएंगे बजट 2021-22 के हिसाब से वो कितने हैं, तो 100 है। नेक्स्ट पॉइंट है 2021-22 बजट में सोने और चांदी सीमा पर जो शुल्क को युक्त संगत बनाया जाएगा। कपास पर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि कपास पर जो सीमा शुल्क है उसको बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया गया है। सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई है और कॉपर स्क्रैप ड्यूटी पर 5% से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 5% से घटाकर कितना किया गया है, 2.5% यानी आधा कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको कि कपास पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है, 10 से 15% कर दिया गया है, जबकि सोलर लालटेन में कटौती की गई है और कटौती कर करके जो है वो 5% की कटौती की गई है एक्साइज ड्यूटी यानी सीमा शुल्क में, ठीक है। ये सीमा शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, यानी कस्टम शुल्क, ठीक है, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट है ये कॉपर स्क्रैप,
तो कॉपर स्क्रैप पे आपको याद रखना है कि 5% से घटाकर आधा कर दिया गया, यानी 2.5%। तो ये रहा बजट का इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक है @OSK टेलीग्राम, आप टाइप कीजिए, सर्च बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी टेलीग्राम PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। @OSK टेलीग्राम चैनल आप जो है सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।